तो स्वागत है आप सभी का। आज की जो हमारी बातें होगी एकदम नॉर्मल हम बातें करेंगे, इतना ज़्यादा सीरियस होके बातें नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल जैसे परिवार के अंतर्गत हम बातें करते हैं, वैसे ही बातें ही करेंगे। एकदम छोटी-छोटी बातें पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारी सेशन होगा आज का वो कुछ क्वेश्चन्स आए हैं आपके और उसमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं, तो उनको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, तो उन सब पर हम बात करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आप सभी के आ चुके हैं, उन पर हम बात करेंगे। हमारा जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि वो तो ज़रूरी है बात करना उसके बारे में भी। तो सबके बारे में हम एक-एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कोर्स के बारे में ही हम बात करते हैं। और कुछ क्वेश्चन्स और भी आए थे जैसे आप किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर तो नहीं जाओगे ना पढ़ाने, ओके। तो ये मैं बता देता हूँ कि अभी तो किसी प्लेटफ़ॉर्म पर हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत फ़ीस ली जाती है। 8 से 10,000 रुपए वहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पे करना होता है। तो 8 से 10,000 बहुत कम हो जाती है। हम तो नॉर्मल से 1500 से 2,000 में पढ़ा देते हैं। यदि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिलेगा जो एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और वो नॉर्मल फ़ीस में 1000, 1500, 2000 में अच्छा सब कुछ पढ़ा सकें, तो हम वहाँ पर ज़रूर जाएँगे। लेकिन अभी जितने भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म वो 8 से 10,000 रुपए स्टूडेंट से चार्ज करते हैं, तो वहाँ हम नहीं जाएँगे। अभी हम आप ही के साथ में हैं, जितने हम कर सकते हैं, उतना हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आपसे जो चार्ज लेते हैं, वो सामान्य चार्ज होता है, एकदम नॉर्मल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च होता है, इंटरनेट के अंदर का जो खर्च होता है और नॉर्मल हमें जो कुछ चाहिए थोड़ा बहुत, उतना ही आपसे चार्ज लिया जाता है। ओके, तो वो हमारा 1500 से 2000 रुपए में काम हो जाता है। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा होता है वो प्रॉफ़िट वाला होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट उसमें होता है, तो उतना हमें नहीं चाहिए, इतने में सब काम हमारा चल जाता है। तो ये आंसर मिल गया होगा कि कहीं नहीं जा रहे, यदि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपए यदि कोई रखने वाला होगा जो कंप्लीट आपको पढ़ाता हो, वहाँ हम ज़रूर जाएँगे। लेकिन अभी ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हमें नहीं मिल रहा है, भविष्य में भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको देखने को मिले, इसकी भी संभावना कम है, तो अभी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ओके? तो आप ही के साथ में हम बने रहेंगे। दूसरी बात है ऑनलाइन कोर्सेज़ तो हमारे सबसे कम पैसे में हम पढ़ाते हैं, एकदम मामूली सी फ़ीस होती है हमारी। हर एग्ज़ाम से जुड़ा पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, पीजीटी है, इसके अलावा नेट तो स्पेशल अब चलता ही रहता है, वो तो हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, तो वो तो एकदम रूटीन वाला ही हो गया है कि वो तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा जैसे एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके कोर्सेज़ शुरू हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता, थोड़ा बहुत सिलेबस अलग अलग होता है, तो उसको अलग से पढ़ा दिया जाता है। बाकी तो नेट वाला सिलेबस लगभग में होता ही है, 15 से 20% डिफरेंसेस आपको सिलेबस में मिलता है, तो वो अलग से कवर करवा दिया जाता है। बस इतना ही तो होता है और कुछ नहीं। तो कोर्सेज़ से जुड़ी हुई जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है, वो एप्लीकेशन के अंतर्गत मिल जाएगी। जो भी आपको कोर्स चाहिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कोर्सेज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको बैक साइड में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये हमारा कोर्सेज़ है, ये एप्लीकेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। कितनी फ़ीस है ये भी आपको दिखाई दे रही है। फ़ीस कम-ज़्यादा होती रहती है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हम रखते हैं। जैसी सिचुएशन होती है, जैसे हमें ठीक लगता है, उसके अनुसार हम कभी भी उसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन्स हो सकते हैं, उसका हम आंसर देने का हम काम करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन्स आए हैं जैसे अपने बारे में बताइए एजुकेशनल जर्नी तो इतना तो कुछ एजुकेशन जर्नी हमने नहीं किया है, साधारण से एमए पास स्टूडेंट हैं, बस इतना ही हमारा है, ओके। और हम पढ़ाते हैं, पढ़ाना अच्छा लगता है, जो कुछ पढ़ाते हैं वो सब आपको पढ़ा देते हैं, बस इतना ही हमारा काम होता है और ज़्यादा एजुकेशन जर्नी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या-क्या किया वो सब मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या आपको हमारी बात समझ में आती है, क्या एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसा भी हो उसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कैसा भी हो डिपेंड नहीं करता है। ओके, यदि क्वेश्चन्स आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हम आपके लिए अच्छा काम कर पा रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। नेट के बारे में क्वेश्चन्स पूछे गए हैं कि दोनों पेपर में हम बैलेंस कैसे बनाएँ, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको कम पढ़ना चाहिए। ये एक सामान्य-सी बात है कि किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ोगे ज़्यादा, सब्जेक्ट को तो ज़्यादा पढ़ना ही है क्योंकि हर बार ये काम आता है और अच्छा स्कोर भी करना होता है और इसमें ज़्यादा मार्क्स भी ज़्यादा नंबर का भी ये होता है, तो ये इसको आप पढ़ोगे, सीधी-सी बात है। लेकिन क्या फर्स्ट पेपर आपको जेआरएफ तो फर्स्ट पेपर ही आपको करवाएगा। यदि आपने सब्जेक्ट में 75 भी आपने क्वेश्चन कर लिया 100 में से, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और यदि दूसरी तरफ आपके 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ओके, तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के इस बार मैंने देखा था 75 एक स्टूडेंट के 75 क्वेश्चन बने थे 150 मार्क्स से सब्जेक्ट के अंतर्गत। लेकिन उसके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत केवल और केवल 16 क्वेश्चन हुए, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है यहाँ पर नेट होता है केवल, केवल उनका नेट होता है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 75 स्कोर एक बड़ा स्कोर माना जाता है। एक्सेप्शन ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके इतने अच्छा स्कोर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट पेपर हम भी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। कम से कम 30 के आस-पास तो आने चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में 75 आ सकते हैं तो उसके कम से कम 30 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में होने ही चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पेपर के बैचेज़ हमारे शुरू हो गए हैं, आप जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर आपका कोर्स यही है, एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, पेमेंट ऑप्शन सब आपको मिल जाएगा, मामूली सा ₹500 के आस-पास उसकी फीस होगी, ओके? तो ये ज़्यादा नहीं है, उसमें पीडीएफ नोट्स ये भी सब हम साथ में प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आप देख लीजिए। पहली बार नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है? इसमें मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना होता है। बहुत सामान्य सी ये प्रोसेस होती है और आपको बता दें कि पढ़ने से आसान कोई भी काम नहीं होता है। कितना आसान होता है, हम तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप बाहर जाके देखिए, मज़दूरी करके देखिए या बाहर जाके सुबह से शाम तक काम करके दीजिए, कितना कितना प्रॉब्लम होता है। अब पढ़ने में क्या दिक्कत होती है, बैठे रहिए रूम के अंतर्गत और पढ़ाते रहिए, काफ़ी आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है? हमें तो कुछ नहीं लगता क्योंकि हमने दोनों तरह के काम किए हैं। एग्रीकल्चर के साथ में भी जुड़े हुए हैं और ये पढ़ाने का काम और पढ़ने का काम भी कर रहे हैं। तो पढ़ने से आसान कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। पढ़ने में क्या दिक्कत है, सुबह से शाम तक बैठे रहिए टेबल पर, किताबें इधर-उधर करते रहिए और क्या, कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं कि पढ़ना बहुत बड़ा काम होता है, काम बाहर खेतों में काम ये ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी करके देखिए कि कौन-सा ज़्यादा होता है, ओके? तो पढ़ना भी आसान है, सबसे आसान जो काम मैं मानता हूँ वो पढ़ना ही होता है। तो पढ़ना आपको ठीक से कैसे पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो बार-बार अपनी गलतियाँ कर रहे हैं, उनको किन-किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 3-4 बार से नेट नहीं हो रहा है। हमसे पढ़ रहे हैं फिर भी नेट नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, वो सुनते नहीं है किसी की। अपनी मनमर्ज़ी से करते रहते हैं, इधर-उधर भागते रहते हैं यूट्यूब चैनल पर, दिन भर भागते रहते हैं, खुद से तो किताबें पढ़ेंगे नहीं और जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होना है। आंसर आते रहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता। ये नॉनसेंस क्वेश्चन्स होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। खुद से ढूँढिए, यदि कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो जब तक आप खुद से गूगल की सहायता से या किसी बुक्स की सहायता से नहीं ढूँढोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पढ़ें कैसे? तो जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। बेसिक्स एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं है। मैं भी आज भी जब भी कोई क्लास लेनी होती है तो उससे जुड़ा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी के अंतर्गत एक बार फिर से पढ़ता हूँ। पता नहीं कितनी बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, पता नहीं। 1 महीने में 1 बार तो रिवीजन हो ही जाता है एनसीईआरटी का। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4 से 5 घंटे में कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो तो इतना समस्या नहीं आती है। लेकिन आपको इसको बार-बार पढ़ना है और अच्छे से उसमें कंसेप्ट इससे बेहतर कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो आपको पढ़ लेना सबसे पहले जो शुरुआत करनी है एनसीईआरटी पढ़ लेना है। उसके बाद में क्या करें एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसके साथ में आपको जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, सिलेबस महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सिलेबस महत्वपूर्ण नहीं होता एग्ज़ाम का, जो महत्वपूर्ण होता है वो क्वेश्चन पेपर होता है। तो आपको नेट के एग्ज़ाम के जो पिछले 2 साल के अंदर 3 से 4 पेपर जो है लेटेस्ट पैटर्न वाले, उनको बार-बार पढ़ना है। 4-5 दिन केवल उनको पढ़ने का काम कीजिए, 4-5 दिन केवल सिलेबस वाला काम कीजिए। तो शुरुआती जो 5 दिन है, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन देखिए कि कैसे आ रहे हैं। बार-बार उनको पढ़िए, बार-बार उनको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है। ओके, या ट्रेडिशनल जो टॉपिक्स हैं उनको आप बैक में जाके पढ़ सकते हो। नए बहुत सारा अभी चेंज हो गया है, बहुत सारे नए टॉपिक्स आ गए, तो उनके लिए तो पुराने पेपर हेल्पफुल नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पुराने पेपर भी यदि आप देखना चाहते हो तो वो देख लीजिए। क्योंकि लगभग 70% तो वो ही पुराना वाला होता है और 30% के आसपास नया है इसमें नेट के अंतर्गत। तो ट्रेडिशनल के अंदर 70% आप पढ़ सकते हो। उससे पता क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से थिंकर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दूसरा जो आपको काम करना है वो है उससे जुड़ी जितनी भी क्वेश्चन्स है वो आपको देख लेना है। सब आपके माइंड में घूमते रहना चाहिए कि जब भी किताब खोलो तो तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि ये थिंकर्स पूछा जा चुका है या ये कांसेप्ट आपसे पूछा जा चुका है, तो उसको आप बार-बार पढ़ते रहना। तीसरा स्टेप तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, किताब लेके आनी है। किताब आपको लेके आनी ही होगी, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कांसेप्ट को यदि क्लियर करना है तो आप किताबें लाइए।
बहुत सारी किताबें 10 यूनिट है तो 10 किताबें आपको चाहिए। किसी के लिए भी पूरे सिलेबस के लिए 1 बुक आती है, उससे कांसेप्ट तो क्लियर नहीं होगा। फैक्ट आपको मिल जाएँगे किसी भी 1-2 बुक में, लेकिन कांसेप्ट के लिए आपको किताबें पढ़नी ही होगी। या आप हमारी सहायता ले सकते हैं, हमारा तो कोर्सेज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होता है हमारे से जुड़ने का कि जितने भी कांसेप्ट होते हैं, वो मुश्किल से 3 से 4 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाता है। जितने भी फैक्ट बनते हैं, वो भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद में एक सिंपल सी कोई भी बुक आप पढ़ लेते हो रिवीजन के लिए, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताबें 10 किताबें लाओगे, 4 से 5,000 रुपए तो उनमें लग जाएँगे। इससे अच्छा है 2,000 रुपए में या 1,500 रुपए में जो हमारे कोर्सेज़ चलते हैं, उसको जॉइन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आपको बेहतरीन कांसेप्ट मिलता है कम टाइम में। 4 महीने की तैयारी में आप जेआरएफ आराम से निकाल सकते हो। नॉर्मल 4 घंटे आपको यदि पढ़ते हो, दिमाग से अच्छे से आप पढ़ते हो, मन लगा के आप पढ़ते हो, तो 4 महीने 4 घंटे नेट के एग्ज़ाम के लिए, जेआरएफ के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो किताबें कौन-सी पढ़नी चाहिए, तो हमारे से जुड़े हो तो फिर तो किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बुक जो मार्केट में आती है जिसमें फैक्चुअल आता है, नाम आपको पता ही है, बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ओके, क्योंकि पिछली बार मैंने किताबों की लिस्ट बताया था तो ऐसा सुनने में मिलता है कि प्रमोशन कर रहे हो, ऐसा कुछ हम करते नहीं है। ले तो यहाँ पर हम किताबें तो नहीं बताएँगे, किताब कहाँ पर हम बताएँगे लिस्ट, आपको हमारा टेलीग्राम है पर्सनल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और किताबों से जुड़ा हुआ जो वीडियो है, वो भी आपको एक बना दिया जाएगा। यहाँ पर आपको हमारा जो एप्लीकेशन है, उसको आप कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको बुक्स आपको पढ़नी है या हमारे से जुड़े हो तो किसी प्रकार की किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब जो सामान्यतः पढ़ते हैं उसी को पढ़ना है, बाकी नहीं। तीसरा काम जो करना होता है वो रिवीजन का करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण मेरा ये मानना है कि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है और रिवीजन का स्ट्रैटेजी ये होता है कि 1 वीक में 1 या 2 दिन ऐसा रखिए जिसमें आप केवल रिवाइज़ कर सको, केवल रिवाइज़ कर सको। रिवीजन मस्ट है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कम से कम वीक में 1 से 2 दिन ऐसा रखिए जिसमें आप कुछ नया पढ़ते हो, नहीं हो जो पहले पढ़ा है उसी को बार-बार, बार-बार रिपीट आपको करना है। अब क्या करें? तीसरा जो स्टेज होता है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। जैसे उसमें पढ़ने का तरीका क्या होता है, सामान्यतः हम 1 यूनिट हम क्लियर कर लेंगे, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से सामान्यतः पढ़ाई होती है या इंटरनेशनल रिलेशन से होती है। कहीं से भी आप दोनों से यूनिट से किसी एक से शुरू कर सकते हो। तो जैसे हमने मान लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से शुरुआत किया, तो इससे जुड़ी हुई किताब के अंदर जो कुछ मिलता है उसको हमने ठीक से पढ़ लिया और उसके बाद में जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की यूनिट खत्म हुई, उसके बाद में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिससे रिवाइज़ भी होता जाएगा और क्वेश्चन भी हमें मिलता जाएगा। आंसर शुरू में नहीं देखना आपको, आंसर कब देखना है जब आपका पेपर पूरा हो जाए और साथ में यदि कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो गूगल पे सर्च कीजिए और उससे जुड़ी जो भी बातें हैं, सब कुछ आप खुद से जानिए। दूसरों से मत पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, कुछ नहीं, ये बकवास होता है। आपको खुद से ही ढूँढना होगा कि इसका आंसर क्या होगा और मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ? इसी का तो फ़ायदा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ऐसे टिक-टिक कर लिया, पीछे से आंसर मिला दिया, उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप डायमेंशन आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, गलतियाँ हम क्या कर रहे हैं, इसलिए तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका लगभग 20 से 30% जो अपना टाइम है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है, 20% आपको अपने रिवीजन में देना है और 50% कुछ नया पढ़ने में जो आपको पढ़ाई जो टॉपिक्स है उनको क्लियर करने में अपना टाइम देना होगा। तो इस प्रोसेस को यदि आप फ़ॉलो करते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, कुछ किताबें पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बार-बार रिवाइज़ करते हो और एक बुक ऐसी रखिए जिसमें आप फैक्ट को कलेक्ट कर सको। एक फैक्ट कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो आपको इससे जुड़े जितने भी फैक्ट आपको मिलते हैं, वो भी आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ोगे, तो जेआरएफ आराम से हो जाएगा। दूसरी बात ये कि कट ऑफ तो हाई जाएगी क्योंकि अब सब पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सबके पास में अच्छे रिसोर्सेज़ आ गए हैं। जब नया सिलेबस आया था कोई रिसोर्सेज़ नहीं था। आप देखोगे 2018 के भी प्रारंभ में आप देखोगे या 2017 में भी आप देखोगे, तो नए सिलेबस पर कोई रिसोर्सेज़ नहीं था और अभी इतना रिसोर्सेज़ आ गया, ओवरलोड हो गया है। नॉलेज चारों ओर बिखरा हुआ है। समेटने वाला चाहिए, कितना समेटोगे? तो आपका जो 3-4 महीने होते हैं वो यहीं पर समेटने में लग जाते हैं। यूट्यूब्स हो गया, टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन डालते रहते हैं इधर-उधर से जो भी है पहले आए हुए हैं किस किताब से कॉपी पेस्ट करके जो क्वेश्चन आते रहते हैं ना, उनमें आप अपना टाइम खराब करते रहते हो। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक खुद से कुछ नहीं करोगे, तब तक जेआरएफ नहीं हो सकता। सीट इस बार लगभग 300 के आस-पास सीट
यहाँ पर जेआरएफ क्वालीफाई स्टूडेंट्स को किया गया है। ओके, 300 स्टूडेंट को लिया गया है जेआरएफ के अंतर्गत। तो सीट तो उतनी ही रहनी है, 250 हो सकती है। इससे पहले था वो लगभग 250 के आसपास था और इस बार लगभग 300 स्टूडेंट्स को लिया, तो सीट हमेशा उतनी ही रहेगी। स्टूडेंट ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तैयारी कर रहे हैं और जिनका पहले से नेट हो गया वो भी जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो एक तो इससे हो क्या रहा है, जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक तो उनकी वजह से नेट का कट ऑफ बढ़ रहा है और इसकी वजह से जेआरएफ का कट ऑफ भी बढ़ रहा है, तो दोनों कट ऑफ बढ़ेगा। दूसरी बात, लगातार रिसोर्सेज हमारे पास में आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, ऑनलाइन का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 2 साल पहले भी आप देखोगे इतना बड़ा माहौल नहीं था ऑनलाइन का, लेकिन अब सबके पास में रिसोर्स आ गए हैं। आवश्यक क्या है, कौन इसका बेहतर प्रयोग करता है। ओके, कौन कम से कम टाइम वेस्ट करता है टेलीग्राम के अंदर गए थे, यूट्यूब के ऊपर या जितने भी फेसबुक या अदर जो सोशल साइट्स होते हैं, कितना मिसयूज करता है। जो जितना मिसयूज करेगा, जो जितना उसी में लगा रहेगा, वो उतना ही बैक साइड में जाता रहेगा। क्या स्टूडेंट्स ने आजकल पढ़ना कम कर दिया? नहीं, पढ़ना कम नहीं किया है। क्या सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं? हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके पीछे एक कारण तो ये है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लग गया। ओके, आपको उसी में 300 सीटें हैं, सब उसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। जितने भी नेट का एग्ज़ाम देते हैं मुख्य रूप से उसी के लिए ट्राई करते हैं और आपको भी उसी 300 सीट में एक सीट लेना है। जब सभी उसमें प्रयास कर रहे हैं तो वो कट ऑफ तो आ ही जाएगा। सबका नहीं होगा, केवल 300 का ही होगा। कुछ बोलते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, इतना पढ़ लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई सब कर रहे हैं, जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे बेहतर 300 होंगे, उनका जेआरएफ हो जाएगा, बाकी रह जाएँगे। बाकी अगली बार ट्राई कर लीजिए, ऐसा ही होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम निकम्मे हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो। फैक्ट कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कंसेप्ट कितने होते हैं और किताबें गाइड कैसे पढ़नी चाहिए, ये सब भी क्वेश्चन है कि फैक्ट महत्वपूर्ण होता है, कंसेप्ट महत्वपूर्ण होता है। देखिए मेरा फोकस हमेशा कंसेप्ट के ऊपर रहता है, फैक्ट तो कोई भी पढ़ लेता है कहीं से भी। ओके, कोई भी बुक ले आइए, 10,000 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। मुझे भी यदि कोई टाइम मिले 1 महीने के अंतर्गत 10,000 फैक्ट को कलेक्ट करके बुक निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। फैक्ट आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत आराम-आराम से उसमें टाइम आपको देना होता है। तो कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए, फैक्ट उसके बाद में अपने आप क्लियर होते जाएँगे। ये जब तक आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, तब तक आपका ओवरव्यू नहीं बनेगा। तो ज़रूरी क्या है, कंसेप्ट के ऊपर पहला अपना टाइम देना, लगभग अपना टाइम इसमें कंसेप्ट के ऊपर देना। उसके बाद में फैक्ट का एक रजिस्टर बनाते जाइए, उसमें नोट करते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट उसमें नोट करते जाइए और उसका बार-बार रिवीजन करते जाइए। तो यही होता है, दोनों को आपको टाइम देना ही होगा, लेकिन शुरुआत जब आप करते हो, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, जो पहली रीडिंग आपकी होती है। नोट्स कैसे बनाएँ? तो जब आप किताबें पढ़ते हो, तो पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। यदि पहली रीडिंग में नोट्स बनाते गए तो केवल नोट्स इतने बड़े हो जाएँगे, सब कुछ आपको लगेगा कि ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो आप मो नोट्स का एक बड़ा-सा रजिस्टर, कई सारे 8-10 रजिस्टर बना लोगे, वो फिर मुश्किल हो जाएगा ऐसा। तो करना क्या होता है कि किताबें आप पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, जो भी किताब आप पढ़ रहे हो एक बार उसको रीड रीड कर लीजिए और दूसरी बार आप पढ़ते हो तो उसमें जो आपको नहीं आता है, उसको आप थोड़ा-सा नोट कर लीजिए। ओके, बस इतना ही करना होता है। लेकिन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना नोट्स इन सब पर बनाने में। यदि आपको कहीं से मिल रहा है मटेरियल, सब कुछ मिल रहा है, तो नोट्स बनाने में क्यों टाइम खराब करना? उसको रिवाइज़ करने पर फोकस कीजिए। जैसे हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आवश्यकता नहीं है कि कुछ अलग से नोट्स बनाएँ। सब कुछ मिल रहा है, उसी को अंडरलाइन करते रहिए, बार-बार पढ़ते रहिए, काम हो जाएगा। पढ़ने का शेड्यूल कौन-सा होता है? कितने घंटे चाहिए? ये सबसे नॉनसेंस क्वेश्चन जो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि गुरुजी कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? अरे पढ़ लीजिए जिस जिस जितना टाइम मिलता है, 24 घंटे होते हैं, यदि कोई वर्किंग में है, तो उसका टाइम ऐसे चला जाता है। तो जो भी टाइम मिले, कहीं भी टाइम मिले पढ़ते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये नॉनसेंस क्वेश्चन फिर से नहीं आना चाहिए। अ, नोट्स कैसे बनाना चाहिए? रिवीजन किस प्रकार करना चाहिए? ऐसा कुछ डेली रिवीजन ये सब पूछा जा रहा है कि रिवीजन, इन सब पर हम बात कर सकते हैं कि रिवीजन पर अभी हमने बात किया कि वीक में 1 से 2 दिन ऐसे रखिए जिसमें आप केवल रिवाइज़ कर सको। ओके, केवल रिवाइज़ कर सको, तो ये रिवीजन आपको बार-बार करना होगा, हर वीक करना होगा। कम से कम सप्ताह में 5 सप्ताह में ना ही 1 महीने के अंतर्गत 5 दिन तो आपका रिवीजन के डे डे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। जैसे-जैसे एग्ज़ाम आए, उसमें रिवीजन के दिन आपके बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो
पढ़ते हैं वो मटेरियल बड़ा होता जाएगा और जैसे बड़ा होता जाएगा, आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो सब कुछ क्लियर करते जाइए, जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे, अपना मेमोरी इतना कैप्चर नहीं करता है, इतना फैक्ट का कलेक्शन नहीं कर सकता है, कांसेप्ट को भी लंबे समय तक याद नहीं कर पाता, तो आवश्यकता है इसको बार-बार पढ़ने की और इसके लिए आवश्यक है 4 से 5 दिन, महीने के अंदर आप कह लो रिवीजन कीजिए। पढ़ने में डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आने के बाद में पढ़ना शुरू करते हैं। ये डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, ये कोई मोटिवेट नहीं कर सकता इसके लिए। डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, तो जब खाने को कुछ नहीं मिलता है ना घर के अंतर्गत या किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। तो कहाँ से आएगा डिसिप्लिन? अपनी कंडीशन से आएगा कि हमारा कंडीशन कैसा है। यदि अपना कंडीशन अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, तो डिसिप्लिन वो दूसरे तरीके से आएगा। यदि कंडीशन ही अच्छा नहीं है घर का, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। जब माइंड में वो ही बातें घूमती रहेगी ना, घर की बातें घूमती रहेगी, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगी, अपने आप पढ़ना शुरू कर दोगे, ओके? तो इसके लिए परेशान मत होइए, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। 2 साल बाद में क्या करोगे, 3 साल बाद में क्या करोगे? तो जो ये डिसिप्लिन की बातें कर रहे हो ना, थोड़ा-सा इस पर ध्यान रखिए। डिसिप्लिन अभी से पढ़ते रहिए, केवल पढ़ने के ऊपर ज़्यादा आप फ़ोकस करोगे, इधर-उधर टाइम खराब करोगे, तो डिसिप्लिन खराब होता है। केवल पढ़ने का काम कीजिए और सबसे ज़रूरी है, जैसे मैं बताता हूँ, हमेशा से रेगुलर पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो सही। हमेशा पढ़ते रहिए। यदि आप पढ़ते रहोगे तो माइंड आपका एकदम फ्रेश होता रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन्स थे जो आपकी तरफ से पूछे गए थे, आंसर आप सभी को मिल गए हैं। अ, एक क्वेश्चन था कि जेआरएफ हमारा नहीं हो रहा है, नेट हमारा हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें? तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट पेपर की होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट पेपर की होती है, उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए तो हम पढ़ा ही रहे इस बार हमारे से पढ़िए, एक बार पढ़िए तो देखिए कम से कम फर्स्ट पेपर कितना बेहतर हम पढ़ाते हैं, तो उसके बाद में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, मुझे जैसा लग रहा है कि आप रिविज़न नहीं कर रहे हो या आपके पास में जो मटेरियल है वो ठीक नहीं होगा, वही ट्रेडिशनल ओपी का पहाड़फड़िया ये सब किताबें आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं। ध्यान में रखिए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वहाँ से, ओके? तो आपको कुछ दूसरा सोर्स आपको देखना ही पड़ेगा, कुछ और किताबें, कुछ अच्छी किताबें जो अभी आ रही है कंटेम्परेरी, बहुत सारी किताबें आ रही है जो कि पता ही नहीं है आप सभी को, ओके? और बड़ी बात क्या होती है, एक बुक में मिलता नहीं है मटेरियल, एक यूनिट के लिए जैसे वेस्टर्न थिंकर आप पढ़ोगे, किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी 2 से 3 किताबें आपको पढ़नी होती है और नॉर्मल स्टूडेंट इतना नहीं पढ़ पाते। इसलिए हम कहते हैं कि जॉइन कर लेना चाहिए, ओके? और आगे हम बात करें, आपको समझ में आ गया होगा कि नेट क्यों नहीं निकल रहा है। पहली बात तो आपका फर्स्ट पेपर ठीक नहीं है, उसको पढ़िए, ठीक से पढ़िए। क्या इसके लिए कोई अच्छी किताब है? नहीं, इसके लिए कोई भी अच्छी किताब नहीं है। एक कॉमन सी जो किताब है वो सबके पास में होती है, आपके पास भी वो है और साथ में हम इस बार आपकी हेल्प करेंगे पूरी-पूरी। तो आराम से 30 प्लस 35 के आस-पास जो नॉर्मल स्कोर सामान्यतः स्टूडेंट का वो बन जाएगा आपका और उसके बाद में जेआरएफ हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो सकता है कि आप रिविज़न नहीं कर रहे हो, तो रिविज़न बार-बार कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब तक आपके पास में 5 से 6000 नॉर्मल क्वेश्चन, इतने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है जेआरएफ के अंदर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो काम है, वो खुद से कीजिए, सोशल साइट से बचिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, सोशल साइट से जितना बच सकते हो, उतना बचने का प्रयास कीजिए और जो हमारे से जुड़ गए हैं, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी टेलीग्राम या फेसबुक, इन पर जाने की आवश्यकता नहीं, केवल हमारा जो एप्लीकेशन है, वहीं से पढ़िए। इसके अलावा एक बात ये भी है कि हमारे जो वीडियोज़ यूट्यूब पर आते रहते हैं, वो सभी अब आपको यहाँ पर फ्री में भी मिल जाएँगे एप्लीकेशन में, तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ यूट्यूब पर देखो, यहाँ पर एक नया प्लेलिस्ट, अभी आपको एक नया कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेज़ होती है, वो सब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर फ्री में मिल जाएगी। फ्री तो नहीं करेंगे, लगभग 30 से ₹40 या ₹50 हम रखेंगे उसका भी, क्योंकि एकदम फ्री कर देंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो वहाँ पर छोटी-सी एक नॉर्मल ₹40-50 रखेंगे, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाएँगे, एक तरह से वो फ्री ही मानते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर इधर-उधर बहुत आपका टाइम खराब होता है, इधर-उधर घूमते रहते हो सारे दिन, केवल वीडियो देखते हो और दूसरी बात क्या, जैसे हम ज़्यादा वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने से हमारा माइंड भी थोड़ा-सा डाइवर्ट ज़्यादा होता है, फिर हमें किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा इन सब से बचिए। कट ऑफ लगातार बढ़ रही है और कट ऑफ लगातार बढ़ रही है और आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तो आपको इसके बारे में ठीक से आपको अब पढ़ना ही शुरू कर देना चाहिए। अच्छा करना होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, तो 68% गई है,
68% और कट ऑफ वही गई है जैसा हमने बताया था। हमारा वीडियो क्लासेस आपने देखा होगा। कट ऑफ सेम 100% एक्यूरेसी के साथ हमने बताई थी और वही गई है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आप देखोगे जनरल कैटेगरी की 68%। 102 क्वेश्चन कहाँ से करोगे? ओके, 101, 102, 103 क्वेश्चन। और इस बार एग्जाम कम दिया है, 20% के आसपास लोगों ने एग्जाम कम दिया है, कोविड का माहौल था। तो ऐसे में आप देखोगे अगली बार जो कट ऑफ रहेगी इससे ज़्यादा रहेगी। पेपर भी अच्छा था, पिछली बार की पेपर हम देखें इस बार स्टैंडर्ड था, दोनों ही पेपर पिछली बार की अपेक्षा स्टैंडर्ड था, फिर भी कट ऑफ हाई गया है और अगले आने वाले समय में और कट ऑफ हाई जाएगा। और कोविड के कारण हुआ क्या है कि प्राइवेट जॉब के प्रति लोगों का थोड़ा मोह भंग हो गया, तो सभी लोग अब गवर्नमेंट जॉब में आना चाहेंगे। तो जैसे ही सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहेंगे, सभी नेट सबसे पहले करेंगे और नेट सब करने का प्रयास करेंगे तो कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। यदि हम पॉलिटिकल साइंस ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64.67 जेआरएफ की कट ऑफ गई है, 97 क्वेश्चन के आसपास ये गई है, तो ये भी काफी हाई है। ओबीसी की बात करें तो 96 क्वेश्चन गई है और एससी की बात करें तो ये 89 क्वेश्चन और यहाँ पर एसटी की बात करें तो ये 90 क्वेश्चन यहाँ पर कट ऑफ गई है। ओके, तो 90 से 102 के बीच में कट ऑफ जा रही है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छा पढ़ ही लेना चाहिए। अब ज्यादा टाइम नहीं। और कुछ क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपरेशन, ये सब हमने बात कर लिए है। पिछले सालों की क्वेश्चन देखने हैं, खुद से पढ़ना है और सभी यूनिट्स पर काम आपको करना है। अक्सर एक धारणा हमारी बन चुकी है कि सभी से बराबर क्वेश्चन नहीं आते। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। एक बार फिर से पेपर उठाइए, फिर से देखिए, सभी यूनिट्स के बीच में आप देखोगे 8 से 10, 12 क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं, सभी से आ रहे हैं। ओके, कई टॉपिक हो सकते हैं जिसमें इक्वल हो, मान लेते हैं थिंकर हो या कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में काफी कुछ टॉपिक मिल रहे हैं जैसे डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ स्टेट से, तो हम किस में माने, तो वो थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन आप देखोगे 8 से 12 क्वेश्चन सभी यूनिट्स में आपको देखने को मिलेंगे, कभी 13 भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक यूनिट में 2 से 3 क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है, सब में क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं। तो सभी यूनिट्स को है आपको ठीक से ही पढ़ना है। गाइडेंस देने के लिए हम है ही। और इसके अलावा बुक लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी है वो हम बता देंगे टेलीग्राम पे। तो ये सब क्वेश्चन थे, आपके सब क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और। यदि कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हम आगे बता देंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी यही होती है, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अपने से खुद जब तक अपने से खुद से आप प्रयास नहीं करोगे ना तब तक प्रॉब्लम हो सकती है। मटेरियल ये सब तो हम अवेलेबल करवा रहे हैं, ओके, और किताबों के अंतर्गत मिल ही रहा है। क्वेश्चन पेपर देखिए, क्या हम आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं? यदि है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, कोई इसमें समस्या नहीं है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। यूट्यूब पर हमारी क्लासेज अब कम हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। जितनी भी हमारी क्लासेज होगी वो सब अब एप्लीकेशन के थ्रू ही हमारी क्लासेज मिलेगी। ओके, तो यहाँ से अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसका मैंने आंसर दे दिया है। और कॉल आपको तभी करना है जब कोर्स से जुड़ा हुआ कोई क्वेरी हो आपको, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा सीधा। यदि आपने फालतू के लिए इन सब के लिए कॉल किया तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सबके लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत सारों को मैंने ब्लॉक भी किया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि केवल कोर्स के लिए ही आपको फोन करके पूछना है कि कैसे क्या करना है, कैसे खरीदना है, ये सब। यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप पूछ सकते हो। ओके, जो भी आपकी क्वेश्चन हो सब वहां पर एप्लीकेशन में ऑप्शन दिया हुआ, वहां पर जाइए और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर जो नीचे कमेंट आएंगे उसके भी आंसर अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सोशल साइट इधर उधर बिखर गए हैं, तो सबके आंसर देना नहीं होगा। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछिए, वो आप हमसे एप्लीकेशन के थ्रू पूछिए और वहां पर हम आपका आंसर जरूर देंगे, 100% आपका आंसर देंगे। तो ओके, अभी के लिए इतना ही।